हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग बेट टू ट्रेड। बैलेंस शीट एक ऐसा टर्म है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो यू मस्ट नो अबाउट दैट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बैलेंस शीट बेसिक से पढ़ा जाए और देखा जाए तो इट्स वेरी इजी टू यूज और वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन योर फंडामेंटल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो बहुत ही दो बेसिक सी चीजें कंसेप्ट है उसको क्लियर करना चाहता हूँ मैं। पहला एक एसेट है और दूसरा लाइबिलिटीज है। तो बहुत ही बेसिक वे में समझते हैं हम लोग कि एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है, देन विल गो डीप इन दिस। ओके, बैलेंस शीट एंड ऑल। तो एसेट वो होता है जो आपको कैपिटल जनरेट करके देता है। सिंपल, जो आपको कैपिटल जनरेट करके दे रहा है वो एसेट्स है। और जो आपके ऊपर लाइबल है, जिसका आपको मेंटेनेंस करना है, उसकी भरपाई करनी है, उसके लिए हर कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ मैनेज करना है, वो लाइबिलिटीज है। Okay, जैसे आपका कोई एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे एक छोटा सा कोई बिजनेस है, तो आपका बिजनेस एसेट है। और आपके पास एक गाड़ी है, एक घर है, तो घर लाइबिलिटीज है। गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो वो एक लाइबिलिटीज है, लेकिन एसेट आपका क्या है, कैपिटल जनरेट करके दे रहा है। तो ये एसेट हुआ जो कैपिटल जनरेट करके दे रहा है। और कार कार लाइबिलिटीज में आ गई। तो अब इसको डिटेल्स में समझते हैं, डीप में समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज क्या होता है, और किस एसेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, लाइबिलिटीज का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या रोल होता है एक अच्छे बिजनेस ग्रोथ में। तो इन सबको वन बाय वन समझते हैं। तो जो सबसे पहला चीज यहाँ पे दिख रहा है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत सिंपल है कि जो कंपनी अपनी इक्विटी रेज करती है कैपिटल के अगेंस्ट में, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल कहते हैं। अब ये क्या हुआ, जैसे आप एमआरएफ का शेयर ले रहे हो, एमआरएफ से 60 और 70,000 रुपए चल रहा है। ओके, तो एमआरएफ का शेयर ले रहे हो या टाटा मोटर का शेयर ले रहे हो, 10 शेयर ले रहे हो, 20 शेयर ले रहे हो, 100 शेयर ले रहे हो, तो जो 100 शेयर के लिए आपने जो कैपिटल दिया कंपनी को, तो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। उसको कंपनी एज अ इक्विटी शेयर कैपिटल कंसीडर करती है। दूसरा, रिजर्व और सरप्लस क्या होता है? तो रिजर्व एक क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ अमाउंट होता है। टाइप ऑफ नहीं, वो क्यूमुलेटिव अमाउंट ही होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहता है। जैसे लीगल पेमेंट सेटलमेंट्स के लिए, डेब्ट्स के सेटलमेंट्स के लिए, और जब कंपनी डिविडेंड देती है उसके लिए, या फिर फिक्स एसेट्स को बाई करने के लिए। इस सब चीज के लिए जो कैपिटल यूज होता है उसको रिजर्व और सरप्लस कहते हैं। ओके। तीसरा है टोटल शेयर होल्डर्स फंड। टोटल शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, नथिंग एल्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस का। अब देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है? बोरिंग सबको मालूम है कि ये लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, छोटा हो, बड़ा हो, बोरिंग नहीं करना चाहिए। उधार थोड़ा लो, कम लो, आज लो, जा कल लो, कभी भी लो, वो सही नहीं है। ओके, किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो अगर बहुत सारी कंपनीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे आप, जीरो होता है। आई थिंक, मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्फोसिस में शायद जीरो देखा था मैंने। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग अच्छी चीज नहीं है। और अगर है तो अभी ये समझना है कि ये जो भी टर्म्स आप देख रहे हो, वो टर्म्स आपके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना कि अब इसको ऐसे कंपेयर करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था, 17 में कितना था, 18 में कितना था, 19 में कितना है, 20 में कितना है, इसको कंपेयर करो। बढ़ना नहीं चाहिए एक्चुअली। जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ते जा रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो ये कम होना चाहिए। ये हम लोगों ने टाटा मोटर का शेयर लिया हुआ है, अगर आप देखो 17, 18, 19, 20, 21,
तो 13 था, फिर 14 हुआ और 16 है, तो अभी बढ़ गया है इनका बोरोइंग। के बाद आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये एक टैक्स होता है जो कंपनी को पे करना होता है। अब कंपनी कैसे पे करती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज? अभी का जो कंटिन्यू ईयर है, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसका पहले से कैलकुलेट कर लेती है, अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा लेती है कि जनरेट होने के बाद जो टैक्स कितना क्रिएट होगा, तो उसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बोलते हैं। तो अभी जो भी मैं टर्म्स बता रहा हूँ, ये सारे आप अपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से चेक करते रहना, फिर लास्ट में सबको एक साथ चेक करोगे तो समझ में आएगा कि इस कंपनी का ग्रोथ किस क्राइटेरिया में फॉलो हो रहा है। अब समझो कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं। ये रहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो ध्यान से देखना। अभी जैसा लॉन्ग टर्म बोरिंग है या बहुत अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, तो एक लाइबिलिटीज का जो पीरियड होता है और उसके पहले ग्रेस पीरियड, तो अगर उस पीरियड के अंदर लाइबिलिटीज फुलफिल नहीं हो रहा है, उस सिस्टम में लाइबिलिटीज फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक प्रोविजन बनाते हैं कि एक अमाउंट, सेपरेट अमाउंट, एक्स अमाउंट सेपरेट रखते हैं कि अगर लाइबिलिटीज के सिस्टम में कहीं एरर आ रहा है, कहीं पे किसी पार्ट में फुलफिल नहीं हो पा रहा है टाइम से, तो उसके उस टाइम पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन का यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए जो भी कैपिटल रखा है उसका यूज करेंगे। तो ये इसको आप कैसे देखोगे कि कंपनी का ग्रोथ अगर 50% पर एनम हो रहा है, तो इसमें भी ग्रोथ होना चाहिए। अगर अभी देखो आप, तो 892 करोड़ था, फिर 1000 बढ़ गया, मतलब ये 21 का दिख रहा है, 20 का दिख रहा है, तो 20 में ज्यादा था और 21 में ये कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कम हो गया मतलब कंपनी का ग्रोथ कम है, ऐसा नहीं। अगर लाइबिलिटीज में कभी एरर आ रहा है तो उस टाइम पे इसका यूज करेंगे। तो अगर थोड़ा कम भी हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट देखते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगेन मैंने कहा बोरोइंग लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट गुड फॉर कंपनीज ग्रोथ। ओके, ट्रेडर्स पेएबल। अभी कंपनी कोई गुड्स बनाती है या कोई सर्विस है, तो उसके बीच जो सप्लायर्स होते हैं, जो सप्लायर्स अक्वायर करती है कंपनी, उसको फुलफिल करने के लिए जो कैपिटल यूज होता है उसको ट्रेडर्स पेएबल कहते हैं। जैसा टाटा मोटर है, तो टाटा मोटर की कार बनी, अब उसको सप्लाई करने के लिए, उसके सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बीच में जो चेन क्रिएट होता है और उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल। अदर करंट लायबिलिटी, जो और भी सारे लायबिलिटीज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अभी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या है? अभी जैसा मैंने बताया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो सेम थिंग शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है। जैसे शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी लायबिलिटीज में एरर आ रहा है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को रखे कि इमीडिएटली उसको रिजॉल्व कर सके, उसके लिए बाकी सेम है एज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल करेंट लायबिलिटीज, सम ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, उसको टोटल करेंट लायबिलिटीज के अंदर कंसीडर करेंगे। अब एसेट्स को समझते हैं। एसेट्स जैसा मैंने शॉर्ट में बताया था आपको कि समथिंग जो आपका कैपिटल जनरेट करके दे, उसे एसेट कहते हैं। तो टेंजिबल एसेट, पहला टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है कि जो भी कंपनी के पास एक फिजिकल टाइप ऑफ एसेट्स जो भी हो, जैसा बिल्डिंग है, कंपनी के कार्स है, वैन्स या और भी बाकी सारे चीज से जो फिजिकल है, वो सब टेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। Okay? दूसरा इनटेंजिबल एसेट। सो इनटेंजिबल एसेट फिजिकल एसेट नहीं होता है, फिजिकल इन नेचर नहीं होता है। जैसा ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, और जब कंपनी के पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, तो ये सारे चीज जो है, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
अब ये सबको रिलेट करके देखना होगा आपको। मैं टर्म्स ये बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी बैलेंस शीट आप देखोगे तो टर्म्स यही यूज होते हैं। अब टर्म ही समझ में नहीं आएगा तो आप किसको किसके साथ कंपेयर करोगे। तो अगर टर्म्स क्लियर हो गया तो आप कहीं भी किसी भी साइट पे जाके बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है और उसमें जो कैपिटल लगा हुआ है उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो इस पे ये भी मैटर करता है कि एक फिक्स किस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए उसका एवरेज कितना कैपिटल इंड्यूस हो रहा है, तो ये सारे चीज को भी देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 साल 6 साल इससे उससे ज्यादा के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिक्स एसेट्स को समझते हैं। फिक्स एसेट्स में एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सके। जैसा कंपनी को अभी सडन 1000 करोड़ की जरूरत है तो एसेट है कंपनी के पास। एसेट नॉन एसेट किस फॉर्म में, जैसा इस फॉर्म में भी होता है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नीचे आप देखोगे तो करंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो इजिली डाइल्यूट नहीं किया जा सके, इजिली कन्वर्ट कैश में नहीं किया जा सके, उसको नॉन करंट बोलते हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है जिसको तुरंत इमीडिएटली उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके और अगर सडन कुछ हेल्प चाहिए तो आप करंट इन्वेस्टमेंट से ले सकते हो। तो इसमें यही डिफरेंस है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में और करंट इन्वेस्टमेंट में कि नॉन करंट को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बट करंट इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन करंट को नहीं कर सकते हो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए होता है और करंट इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम के लिए होता है। अब इन्वेंट्री बहुत ही सिंपल है। जो भी रॉ मटेरियल कंपनी के प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, गुड्स क्रिएट करने में यूज हो रहा है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन्वेंट्री को ऐसे समझो कि अगर कंपनी में 50% का ग्रोथ हो रहा है और इन्वेंट्री में 70% से ज्यादा कैपिटल का यूज हो रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है कि ग्रोथ 50% से ही हो रहा है लेकिन इन्वेंट्री में 70% पिछले ईयर के कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा है। इन्वेंट्री अगर कम हो और कंपनी का ग्रोथ ज्यादा हो परसेंटेज वाइज तो एक अच्छा प्रोपोर्शनल क्रिएट होता है और ये जितना ज्यादा हो गैप उतना ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा होता है। मतलब इन्वेंट्री का परसेंटेज कम होना चाहिए एवरी ईयर, ग्रोथ कम हो और कंपनी के ग्रोथ का दोनों के बीच का प्रोपोर्शन अगर जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए। समझते हैं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी का वो एसेट जो इमीडिएटली तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके। नाम से भी बहुत ही क्लियर है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो और या उसके इक्विवेलेंट हो। शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए जो लोन्स और एडवांसेस होते हैं उसको शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस कहते हैं। टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एसेट्स। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि टोटल करंट एसेट और टोटल एसेट्स में, टोटल करंट एसेट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स किसको बोलते हैं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो पहले मैंने बताया था कि एसेट किस एसेट का किसको बोलते हैं, जो आपको ग्रोथ जनरेट करके दे, और लाइबिलिटी जो होता है जो आपके पे लाइबल होता है। तो वैसे सारे चीज को कंबाइन करके टोटल करंट एसेट बनता है। और टोटल एसेट होता है जो टोटल एसेट प्लस लाइबिलिटी दोनों को कंबाइन करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको टोटल एसेट बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत ही मैटर करता है, जो है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, जैसा कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ हो रहा है और सडन बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा कैपिटल डाइल्यूट करना पड़ता है वहां पे,
कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ और चीज हो गया, तो उसके लिए जो अनसर्टेन, ऐसे आप बोल सकते हो कि अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, तो उसको, उसमें जो कैपिटल यूज होता है उसको अनसर्टेन लायबिलिटीज कंसीडर करते हैं। बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कंपनी बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल में जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे आप ये देखो इसमें 5 साल से कंटिन्यू सेम ही दिख रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और अगर इसमें ग्रोथ हुआ तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक्सेसिव प्रॉफिट हो में अगर कंपनी है तो ही ये इंक्रीज होता है। इसका जनरल मतलब क्या है कि जो इक्विटी होल्डर्स है उसको कंपनी और भी इक्विटी प्रोवाइड कराती है विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कांस्टेंट तो कम से कम होना चाहिए, थोड़ा बहुत घट भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये मैंने जनरल टर्म्स आपको बताया, जो कहीं भी अगर आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आए थोड़ा बहुत। अब एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये इट विल वर्क गुड फॉर यू। अब थोड़ा बहुत इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे बैलेंस शीट बताया मैंने, वैसे आप पीएनएल चेक कर सकते हो। पीएनएल पे क्लिक करो और जितने सारे टर्म्स बताए मैंने उसको कंपेयर कर, जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के लिए क्या अच्छा है। अगर कुछ फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसका मैक्सिमम एक्सपायरी क्या है उस फूड का, तो इन सारी चीजों को आप कंपेयर करके देखते हो। वैसे ही यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो कि इस लायबिलिटीज में कितना पैसा जा रहा है, इस एसेट्स में कितना एक कैसा ग्रोथ हो रहा है, तो कौन सी चीज किस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अच्छी हो सकती है ये आपको खुद ही तय करना होगा। जनरल डेज में जैसा जो चीज यूज कर रहे हो आप, जैसे आप कौन सा कॉलगेट यूज कर रहे हो तो उसको कॉलगेट आपको क्यों पसंद है, ऐसा ग्राउंड लेवल पे सोचना कि कॉलगेट आपको क्यों पसंद है, तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये है, ये ज्यादा अच्छा है। तो उस ग्राउंड लेवल पे आप समझ सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे आप फिर इसको कैटेगराइज कर सकते हो। वैसे एक प्रॉफिट लॉस एनुअली दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत कुछ है, फाइनेंशियल एफआईडीआईज का आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का क्या यूज है, तो एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए सब कुछ। मार्केट का वैल्यूएशन चेक कर सकते हो। तो जो मैंने टर्म्स आपको बताए सब में सिमिलर टर्म्स यूज हुआ होगा, और इसको अच्छे से अगर आप समझ लिया आपने तो बाकी सारी चीजों को भी समझ सकते हो विदाउट एनी डाउट। I hope you guys like this video, and this session will add anything in your knowledge to make a better investment. So please like my video or subscribe my channel for more investment related videos or trading related videos. Okay, thank you. Have a good day.